मायके में कूद कर जाऊंगी। सुबह के 6 बजे सुनीता अपनी बेटी रागिनी के साथ पड़ोसन की बेटी की विदाई के लिए खड़ी होती है। जहां सब रो रहे होते हैं वहीं रागिनी खड़ी उबासियां ले रही होती है। तभी उसकी माँ मुंह बनाकर कहती है, ये मुंह फाड़ना बंद कर, यहाँ सबके आंसू नहीं रुक रहे और तुझे उबासियां आई जा रही हैं। अरे यार, सुबह 8 बजे उठने वाली को 6 बजे जगा दोगी तो नींद ही आएगी ना। हाय हाय, देख रज्जो अपने ससुराल जा रही है, न जाने कब लौटेगी अब। ओहो माँ, ससुराल जा रही हूँ, चांद पर नहीं, जो पता नहीं कब लौटेगी कह रही हो। अगले महीने यहीं घूमती मिलूंगी। धीरे बोल, और जब तेरी विदाई होगी ना तब मैं देखती हूँ तू कब लौटती है। लौटना? भूल जा माँ, एक बार ससुराल गई ना फिर मैं नहीं लौटूंगी। हाँ हाँ, वो तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। जब सास 4 ताने सुनाएगी ना तो कूदते हुए मायके आएगी तू। हाँ हाँ देखेंगे, अभी मैं सोने जा रही हूँ। जाओ आप रज्जो को ससुराल तक छोड़कर आओ। रागिनी उबासियां लेती हुई वहां से चली जाती है। समय बीतता है और रागिनी के लिए विनीत नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की बहुत पसंद है, बस ये बता दीजिए कि ये घर की जिम्मेदारियां तो संभाल लेगी ना। अरे अरे बहन जी, समय के साथ तो सब आ ही जाता है, और फिर लड़की है, जिम्मेदार तो होना ही पड़ेगा। हाँ माँ, इसके लिए हमें भी तो रागिनी जी को थोड़ा समय देना होगा ताकि वो हमारे परिवार को समझ सके। रागिनी जी, हाय कितनी इज्जत दे रहे हैं मुझे। ऐसे तो कभी मेरे घर वालों ने भी मुझे नहीं बुलाया। बस अब तो इसे ही अपना पति बनाऊंगी मैं। दोनों पक्षों की रजामंदी के बाद चटमंगनी और पट ब्याह हो जाता है। उसके ससुराल में उसके मायके से ज्यादा लोग थे और घर की बड़ी बहू होने के नाते शादी के बाद ज्यादा दिनों तक वो आराम नहीं कर पाती और घर की जिम्मेदारियों को संभालने के लिए मजबूर हो जाती है। बहू, चाय ठंडी हो गई है, जरा इसे गर्म तो कर देना। हाँ पापा जी, अभी करती हूँ। भाभी, मेरी बेल्ट और रुमाल नहीं मिल रहा, एक बार ढूंढ दीजिए ना। थोड़ी देर में देखती हूँ। रागिनी फटाफट सारे काम करने की कोशिश करती है। तभी उसकी सास रसोई में आकर कहती है, बहू कितनी बार चाय बनाती है तू, एक बार में ही क्यों नहीं बना लेती। एक बार में कैसे बनाऊं माँ जी, किसी को अदरक वाली चाय चाहिए तो किसी को कम चीनी वाली, और आप तो काली चाय पीती हैं, ऐसे में अलग अलग ही बनानी पड़ेगी ना। हाँ तो फिर हाथ जल्दी चलाए कर, ऐसे तो तू कभी समय पर काम खत्म नहीं कर पाएगी। रागिनी, कहाँ हो तुम? हाँ बस आ गई। इस तरह रागिनी का सारा दिन काम करते हुए ही निकल जाया करता। एक रोज तो उसे अपनी माँ की याद आ जाती है कि उसे फोन लगाती है। माँ, कहाँ हो आप? स्वर्ग में हूँ। क्या? अरे घर पर ही हूँ, तेरे जाने के बाद तो अब घर स्वर्ग हो गया है। क्या मतलब, मैंने आपके घर को नरक बना रखा था? अरे मैं तो मजाक कर रही थी, बता क्या हुआ, आज अचानक माँ की याद कैसे आ गई? वो माँ, मुझे अगर इन्हें कहा कि मुझे मायके और इनकी बहुत याद आ रही है तो ये मेरा मजाक उड़ाकर मुझे चिढ़ाएंगी। अरे बोल ना, मुंह में दही जमा लिया है क्या? क्या ही बोलूं माँ, मैंने सोचा कॉल कर लेती हूँ, कहीं आपको ऐसा न लगे कि मैं आपको भूल गई हूँ। वैसे मुझे आपकी याद नहीं आती है क्योंकि सासू माँ मुझे इतना प्यार जो करती है। अरे वाह, बढ़िया है, और प्यार करेगी क्यों नहीं, वो रिश्ता तेरे लिए मैंने ही तो ढूंढा है। अच्छा चल, मैं रखती हूँ फोन, मुझे पड़ोसन के घर पूजा में जाना है। अरे रुको माँ, सुनीता कॉल कट कर देती है और समय बीतता है। एक रोज रागिनी की ननद काव्या अपने दोस्तों को घर ले आती है। भाभी, आज मेरी सहेलियां घर आई हुई हैं, इन्हें आपके हाथ का बना मसाला डोसा बहुत पसंद है, आज वही बना दीजिए ना। अरे ननद जी, आप मुझे पहले बता देती ना तो मैं तैयार करके रखती, अब इतनी जल्दी कैसे बनाऊं? ओहो बहू, तुझे तो बस बहाने बनाने आते हैं। अरे उसकी सहेलियां आई हैं, थोड़ी मेहनत कर ले, क्या चला जाएगा तेरा। सास के ताने और ननद की सहेलियों की सिफारिश से मजबूर होकर उसे डोसा बनाना ही पड़ता है। कुछ ही देर में सारी तैयारी करके वो गर्मा गर्म डोसा बनाकर सभी को परोसती है और थक कर कहती है, हे भगवान, ये सहेलियां हैं या राक्षसनी, मैं बनाते बनाते थक गई लेकिन ये खाते खाते नहीं थक रही। एक बार ससुराल गई ना फिर मैं नहीं लौटूंगी। अरे वाह रागिनी, क्या डायलॉग मारा था तूने। अब देख, भगवान ने भी सोचा होगा, चलो बेटी की इच्छा पूरी कर देते हैं। विनीत अंदर आता है। अरे रागिनी, मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है। अब क्या काम है? बस इतना कि काव्या की सहेलियों के लिए नारियल की चटनी थोड़ी और बनानी है। क्या? अभी तक डोसे खा कर उनका पेट नहीं भरा? अरे वो कह रही थी कि चटनी बहुत टेस्टी है। हाँ टेस्टी तो होगी क्योंकि इसमें मेरी आधी जान भी पिस गई है। रागिनी फिर से रसोई में जाती है और चटनी बनाने लगती है। मायके में तो मम्मी मुझे चाकू तक नहीं पकड़ने देती थी और यहाँ देखो, मैं मिक्सी, कढ़ाई, बेलन सब संभाल रही हूँ। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन मैं खुद भी चटनी बन जाऊंगी।
जैसे ही वो चटनी बनाकर बाहर लाती है, काव्या की एक सहेली कहती है, भाभी आपके हाथ का खाना तो होटल से भी अच्छा है। हाँ हाँ, इसलिए तो मुझे होटल के शेफ की तरह ही काम करवाया जा रहा है। भाभी एक काम और कर दीजिए ना। अब क्या? कॉफी बना दीजिए। डोसा, चटनी, अब कॉफी। अगली बार कह देना भाभी होटल खोल लो। सबके जाने के बाद रागिनी थकी हुई सोफे पर बैठ जाती है। तभी अंजना की आवाज आती है, बहू बैठी क्यों है? रसोई में बर्तन पड़े हैं। माँ जी अभी तो धोए थे। अरे वो पुराने बर्तन थे, ये नए वाले हैं। रागिनी बर्तन धोते हुए सोचने लगती है, अगर बर्तनों की भी आत्मा होती ना तो ये भी कह देते, बहन हमें छोड़ दे, हम खुद ही साफ हो जाएंगे। रागिनी बर्तन धोने लग जाती है। कुछ ही देर में जब वो पसीना पोंछते हुए बाहर आती है तो देखती है कि अंजना काव्या के सिर की मालिश कर रही होती है। कितने कमजोर हो गए तेरे बाल, कितनी बार कहा है रोज तेल लगाए कर। मैं अब क्या तेल लगाकर कॉलेज जाऊंगी? माँ जी बाल तो मेरे भी कमजोर हो गए, थोड़ी मालिश मेरी भी कर दीजिए। हाँ हाँ क्यों नहीं बहू, बहती गंगा में तू भी हाथ धो ले। नहीं माँ जी, वो मेरे सिर में थोड़ा दर्द हो रहा है इसलिए कह रही हूँ। क्यों नहीं बहू, सेवा कराने की उम्र में अब मैं तेरी सेवा ही तो करूंगी। आजा बैठ जा, मालिश के साथ लगे हाथ हाथ भी मसाज करवा लियो। नहीं करना तो सीधा मना नहीं कर सकती, मीठी छुरी चलाकर मना कर रही है। रहने दे रागिनी, कहीं सिर की मालिश करते हुए ये बुढ़िया तेरा गला ही ना दबा दे। मन में दुख और होठों पर फीकी हंसी लेकर रागिनी अपने कमरे में चली जाती है। जैसे वो बिस्तर पर बैठती है उसके दिमाग में अपनी ही कही हुई बात गूंजने लगती है। तो रागिनी चुपचाप फोन उठाती है और अपनी माँ को कॉल करती है। हाँ बेटी, इतनी रात को फोन? माँ क्या कर रही हो? सोने की तैयारी कर रही हूँ। क्यों? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सच सच बता, सास ने डांटा क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। देख बेटी, ससुराल में थोड़ा बहुत तो चलता है। थोड़ा बहुत? माँ अगर ये थोड़ा है तो ज्यादा कैसा होगा? अच्छा चल अब सो जा, कल जल्दी उठना होगा। आपको कैसे पता? अरे बेटा, बहू को जल्दी ही उठना पड़ता है। अगले दिन सुबह 5 बजे ही अंजना की आवाज गूंजती है, बहू उठ जा, सूरज सिर पर आ गया। माँ जी अभी तो अंधेरा है। अरे बहू, घर के कामों के लिए सूरज का इंतजार थोड़े किया जाता है। रागिनी उठकर रसोई में जाती है और चाय बनाने लगती है। भाभी मेरे बिना दूध की। और मेरी काली चाय। ये चाय है या केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल? रात को रागिनी छत पर खड़ी होती है और आसमान की तरफ देखती है। हे भगवान, अगर सच में मायके कूद कर जाने का कोई तरीका होता ना तो मैं अभी कूद जाती। अरे वहां क्यों खड़ी हो, नीचे उतरो। अचानक से विनीत की आवाज सुनकर रागिनी का पैर मुड़ता है और वो छत पर गिर पड़ती है और उसके पैर में फ्रैक्चर आ जाता है। और इस हालत में उसे अपनी माँ की बहुत याद आती है। उसकी हालत देखकर विनीत उसे अगले दिन उसके मायके ले जाता है। घर के बाहर पहुंचते ही रागिनी कार से उतरकर एक पैर पर कूदते हुए जाकर अपनी माँ के गले लग जाती है। अरे पगली, ये क्या हालत कर ली तूने? आपने ही तो कहा था, देखो कूदते हुए आ गई मायके। उसकी बात सुनकर सुनीता जोर से हंस पड़ती है और उसे जोर से गले लगा लेती है। हेलो कियारा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटी। कियारा बेटी, तेरी शादी को 20 दिन हो गए और तू पग फेरे की रस्म के बाद आई ही नहीं। क्यों मम्मी, आपने जब मेरे और धवल के लिए घर में कथा रखवाई थी तब तो आए थे ना? हाँ, लेकिन वो तो तू उसी दिन आई और चली गई, और उस बात को भी अब 10 दिन बीत गए। मम्मी अभी मेरी शादी को कुछ दिन ही हुए और यूं बार बार आऊंगी तो अच्छा थोड़ी ना लगता है। अच्छा चलो मैं फोन रखती हूँ, मुझे किचन में काम है। ऐसा कहकर कियारा फोन रख देती है और उदास सुषमा कमरे में लगी अपनी बेटी की फोटो को देखती रहती है, जिसमें वो, उसका पति और इकलौती बेटी कियारा थे। सुषमा और सुभाष दोनों को उससे बड़ा प्यार था। उसकी शादी के बाद से ही सुषमा और सुभाष का घर सूना सूना हो गया था। तभी सुभाष कमरे में आता है। क्या हुआ भाग्यवान, क्यों उदास हो और तुम्हारी आंखों में आंसू? आज कियारा की बड़ी याद आ रही है, उसे देखने का मन कर रहा है। हाँ तो उसे वीडियो कॉल कर ले। कॉल पर बात हो गई, लेकिन एक माँ का कलेजा है ना, जब तक अपने बच्चे को सीने से ना लगा लूं चैन नहीं पड़ता। अच्छा तो बात हो गई, तो क्या कहा राजकुमारी ने? कब आ रही है वो, या मैं उसे लेने जाऊं? नहीं नहीं जी, अभी उसने आने से इनकार कर दिया। बोल रही थी यूं बार बार आऊंगी तो ससुराल वाले क्या सोचेंगे। वैसे बात तो उसकी भी सही है सुषमा, वो एक बेटी होने के साथ साथ अब किसी की बहू भी है।
तो उसे तो अब दोनों जगह के बारे में सोचना पड़ेगा ना। वैसे एक आइडिया है, तू घर में कीर्तन रखवा ले, उसके बहाने से उसे बुला ले, तब तो उसे आना ही पड़ेगा। हाँ, ये आपने ठीक कहा। फिर अगली शाम कियारा जब छत पर कपड़े सुखा रही थी तभी फोन बजा। हेलो बेटा, कैसी है तू? अच्छी हूँ माँ, आप कैसी हैं? हम ठीक हैं बिटिया, लेकिन तू याद आती है बहुत। अच्छा सुन, कल हमने घर में कीर्तन रखा है, तू जमाई जी के साथ आ जा। क्या कीर्तन? लेकिन यूँ अचानक? हाँ, वो बस एकदम से प्लान बन गया। अच्छा ठीक है मम्मी, लेकिन इनकी तो इम्पोर्टेंट मीटिंग है, ये तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं आ जाऊंगी। फिर अगले दिन कियारा जैसे मायके पहुंची, माँ पिता दोनों आंखों में आंसू लिए दरवाजे पर खड़े थे। बिटिया आ गई हमारी। तेरे बिना घर सुना सुना लगता है बेटी, आज तू आई है तो जैसे घर में रौनक आ गई है। अच्छा 2 दिन का बोलकर आई है ना घर पर कि 2 दिन तू यहीं रहेगी? हाँ मम्मी, बोलकर आई हूँ, लेकिन वो भी क्या ही सोचते होंगे कि बहू अभी अभी आई है और बार बार मायके भाग जाती है। अब सारी बातें दरवाजे पर खड़े होकर ही करोगी क्या, या बेटी को अंदर भी आने दोगी? इसके बाद घर में कीर्तन हुआ। अगले 2 दिन तक कियारा वहीं अपने माता पिता के साथ मायके में ही रही, जहाँ उसकी माँ उसे उसकी पसंद की डिश बनाकर खिला रही थी। ये क्या है माँ, इडली सांभर? हाँ, तुझे पसंद है ना मेरे हाथ के? हाँ, और पता है माँ, धवल के ऑफिस के पास भी बहुत अच्छी इडली सांभर मिलती है, तो वो मेरे लिए लेकर आ जाते हैं कई बार, इसीलिए ये तो मैं वहाँ खाती रहती हूँ। खैर, अब तुमने बनाई दी है तो खा लेती हूँ। तभी बाहर बारिश में भीगते हुए सुभाष घर आते हैं। पापा, आप कहाँ चले गए थे और ये कपड़े कैसे खराब हो गए? अपनी गुड़िया के लिए श्याम हलवाई की जलेबी लेने गया था श्याम पार्क। अब तुम तो जानती हो, इस तरफ इतना पानी भरा होता है कि कोई रिक्शे वाला आने को तैयार नहीं होता, इसीलिए पैदल ही चला आ रहा था और रास्ते में पानी था तो पैर फिसल गया। ओफो पापा, इसकी क्या जरूरत थी? चलो अब आओ और साथ में बैठकर खाना खा लो। फिर वो सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं, साथ ही बातें भी करते हैं। मम्मी, आपको पता है माँ जी बहुत अच्छा खाना बनाती है और धवल जी तो मेरी बहुत केयर करते हैं। अच्छा है बिटिया, लेकिन तू वहाँ अकेला तो महसूस नहीं करती? नहीं मम्मी, वहाँ सब बहुत अच्छे हैं। अपनी बेटी को ससुराल में खुश देखकर वो लोग भी खुश थे। अगले दिन कियारा वापस अपने ससुराल चली जाती है और एक बार फिर सुषमा और सुभाष का अपना घर सूना सूना हो जाता है। उधर कियारा अपने ससुराल पहुंच जाती है और फिर से अपनी ससुराल की जिम्मेदारियों में खो जाती है। कियारा, कुछ दिन बाद मेरा एक दोस्त शिमला जाने का प्लान बना रहा है अपने परिवार के साथ, और वो हमें भी पूछ रहे हैं, कहो तो हम भी चलें? शिमला? वाओ, वो तो मेरी फेवरेट जगह है। अब कियारा धवल के साथ 4 दिन के लिए शिमला चली जाती है, जहाँ वो नई नई फोटोज अपने स्टेटस पर लगाती है। ये देखो जी, अपनी कियारा को शिमला जाकर भी कितने हल्के कपड़े पहने हैं, ऐसे तो वो बीमार पड़ जाएगी। अभी उसे फोन करती हूँ। ऐसा कहकर सुषमा अपनी बेटी को फोन करती है। ये क्या कपड़े पहने हुए हैं तूने कियारा? बेटी, वहाँ स्नोफॉल हो रहा है, ऐसे में तुझे ठंड लग जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा मम्मी, हमारे साथ अभी और भी लोग हैं। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, हम लोग अब मॉल रोड घूमने जा रहे हैं। और वो सब मॉल रोड घूमने चले जाते हैं और वहाँ की ठंडी हवा में उसे ठंड लग जाती है, जिसके बाद वापस लौटकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है। कहा था मैंने अपना ध्यान रखो, लेकिन तुम हो कि सुनती नहीं हो। अच्छा सुन, अब काढ़ा बनाकर पी लेना, और हाँ, साथ में स्टीम भी लेती रहना, उससे जल्दी आराम मिलेगा। लेकिन तू ये सब कैसे करेगी? धवल बेटे को फोन दे, मैं उसे समझा देती हूँ, या फिर उसको बोल कि तुझे यहाँ छोड़ देंगे, मैं तेरी देखभाल कर लूंगी। कैसी बातें करती हो मम्मी? शिमला जाने से पहले तो मैं आई थी, अब फिर से आऊँ? माँ जी क्या कहेंगी कि इसको बीमारी में भी चैन नहीं है। आप रहने तो, थोड़ा कोल्ड है, दवाई ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। कियारा फोन रख देती है। ठीक तो है हमारी बिटिया, कितना कहा था उसे अपना ध्यान रखा कर। अब वो बच्ची नहीं है सुषमा। माँ बाप के लिए तो बच्चा बूढ़ा भी हो जाए तब भी बच्चा ही रहता है ना। ये तो तुमने ठीक कहा सुषमा, वैसे किसी ने सच ही कहा है, बेटियों से घर के आंगन में रौनक रहती है। अब जब से वो गई है तब से जैसे रौनक ही चली गई। अपनी बेटी को याद करते हुए उन दोनों की आंखें भर आती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। बड़े दिन हो गए जी कियारा को देखे हुए, उसे घर बुला लो। तुम तो जानती हो ना सुषमा, बिना किसी रीजन के वो कैसे आएगी, साफ मना कर देगी। बात तो ठीक है, वैसे 2 दिन बाद हमारी एनिवर्सरी है, तो हम चारों कहीं साथ में डिनर करने चलते हैं, इसी बहाने उससे मिल भी लेंगे। हाँ ये ठीक रहेगा। 2 दिन बाद कियारा धवल के साथ उस रेस्टोरेंट पहुंचती है जहां उनकी एनिवर्सरी का केक कटवाकर और डिनर करके वो लोग वापस चले जाते हैं। बस 2 घंटे के लिए ही आई, ठीक से उससे बात भी नहीं हो पाई।
अपनी बेटी के साथ 2 घंटे बिता लिए, वही बड़ी बात है सुषमा। फिर कुछ देर बाद, सुनिए जी, मैं सोच रही थी कि घर में सत्यनारायण जी की कथा करवा लेते हैं। बहुत समय से करवाई भी नहीं। इसी बहाने कियारा और उसके ससुराल वालों को भी बुला लेंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। तो हम लोग कल ही बेटी के ससुराल चलकर उन्हें इनविटेशन दे आते हैं। अगले दिन ही वो दोनों खुशी खुशी अपनी बेटी के ससुराल जाने की तैयारी करने लगे। सुनिए जी, कुछ मिठाइयाँ और फल फ्रूट ले लीजिए। और हाँ, अपनी कियारा को देसी घी की बालूशाही बहुत पसंद है, वो भी ले लीजिए। अच्छा, ठीक है। कुछ देर बाद वो कियारा के घर पहुंच जाते हैं, जहाँ वो उसे चाय नाश्ता सर्व करती है। इसके बाद कियारा उन्हें अपने कमरे में ले जाती है। हमने अपने घर में सत्यनारायण की कथा रखवाई है, तो कियारा तुम सबके साथ आ जाना। ये बात सुनकर कियारा गुस्से में आ जाती है और थोड़ा ऊंची आवाज में बोलती है, क्या माँ, सत्यनारायण की कथा? आप लोग भी ना हद करते हैं। जब से मेरी शादी हुई है, कभी कीर्तन, कभी कथा, कभी कुछ करवाते ही रहते हैं। शादी से पहले तो आपने ये सब नहीं करवाया कभी, और अब तो हर कुछ दिन बाद आपको यही सूझता है। ये सुनकर सुषमा और सुभाष की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो तभी कियारा की सास, ससुर और पति भी उसकी आवाज सुनकर वहां आ जाते हैं। आखिर बात क्या है बहन जी? कियारा हमारी इकलौती बेटी है बहन जी, इसलिए हमारे दिल के बहुत करीब है। इसकी शादी के बाद हमारा घर जैसे सुनसान हो गया, मानो घर की रौनक ही चली गई। हमारा इसको देखे बिना मन नहीं लगता था, इसलिए हर कुछ दिन में किसी न किसी बात का बहाना बनाकर अब इसे मायके बुला लेते हैं। और सच कहे तो सत्यनारायण की कथा भी हमने इसलिए रखवाई थी कि इसी बहाने ये घर आ जाएगी। बच्चे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा बच्चे ही रहते हैं। उनकी बातें सुनकर उन सबकी आंखें भी नम हो गई। कियारा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और फिर उसकी सास बोली, अगर ऐसी बात थी तो आप हमें पहले बता देती बहन जी, लेकिन अब से आप फिक्र मत कीजिए, अब से कियारा आपसे मिलने आती रहेगी। हाँ मम्मी, पापा जी, मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके अकेलेपन को समझ ही नहीं पाई, लेकिन अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं हर संडे मायके आऊंगी। और न सिर्फ वो, बल्कि हम सब आपका अकेलापन बांटने आएंगे। हाँ पापा मम्मी, अब से आपकी बेटी के साथ साथ आपका बेटा भी हर हफ्ते आपसे मिलने आएगा। ये सुनकर वो सब बहुत खुश हो गए। Thanks for watching.